हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अंतर्गत इन लेखकों के बारे में बात करेंगे और इससे इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण के प्रारूप के बारे में बात करेंगे और इस वर्गीकरण के अंदर निहित वर्गों, उपवर्गों, श्रेणियों, गणों और इस वर्गीकरण के गुण और अवगुणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। जैसा कि हमने बात की, बेंथम एंड हुकर सिस्टम मीन्स बेंथम हुकर के द्वारा प्रतिपादित की गई वर्गीकरण पद्धति। ये वर्गीकरण पद्धति बेंथम हुकर द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति विशेष रूप से एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी पद्धति रही है। इस पद्धति को इन दो वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया था और इस पद्धति को 3 वॉल्यूम्स में इन्होंने प्रपोज किया था और ये वर्गीकरण इनके द्वारा प्रतिपादित या पब्लिश्ड बुक जेनेरा प्लांटेरम के अंदर इस वर्गीकरण को उल्लेखित किया गया था। इन पुस्तकों का पब्लिकेशन, पहला पब्लिकेशन 1862 में हुआ था और अंतिम पब्लिकेशन 1883 में हुआ था। जॉर्ज बेंथम एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और वेल ट्रेंड बॉटनिस्ट थे। इसी प्रकार से सर जोसेफ डाल्टन हुकर, जिन्हें जेडी हुकर के नाम से भी जाना जाता है, ये रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू के डायरेक्टर थे। ये भी एक प्लांट एक्सप्लोरर थे। ये क्लासिफिकेशन विशेष रूप से सीड प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड है या इनको ही डील करता है। इन्होंने इस कार्य को करीबन 21 वर्षों के अंदर कंप्लीट किया था और ये ब्रिटेन का ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट वर्क है और हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की ये एक बहुत बड़ी देन है, गिफ्ट है इस वर्क के रूप में। ये जो क्लासिफिकेशन है ये विशेष रूप से बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ स्पीशीज स्टेबिलिटी मीन्स से जातियों के स्थायित्व के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इन्होंने इस वर्गीकरण के अंदर 202 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया है और इन फैमिलीज को फर्दर कोहर्ट्स में क्लासिफाई किया है और इस वर्गीकरण के तहत अराउंड 97,205 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है, जो सभी की सभी स्पीसीज सीड प्लांट से रिलेटेड हैं। इन्होंने सीड प्लांट्स को या फेनेरोगेम्स को बेसिकली 3 क्लासेज के अंदर क्लासिफाई किया है, जिसमें डाइकोटिलिडनी और जिम्नोस्पर्मी और तीसरी मोनोकोटिलिडनी है। इनके वर्गीकरण की जो रूपरेखा है, ये रूपरेखा इस प्रकार से है जैसा कि इन्होंने प्लांट किंगडम को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक भाग को इन्होंने क्रिप्टोगेमिया कहा और दूसरे भाग को फेनेरोगेमिया कहा। क्रिप्टोगेमिया में से इसके अंतर्गत इन्होंने उन प्लांट्स को शामिल किया था जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स थे, जिनके अंदर पुष्पों का निर्माण नहीं होता था। फेनेरोगेमिया में इन्होंने उन प्लांट्स को शामिल किया था जिनके अंदर फ्लावर्स का निर्माण होता था। फेनेरोगेमिया के पैरेलल वर्ड सीड प्लांट्स भी कहा गया है, जिन्हें स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इन फ्लोरिंग प्लांट्स या इन सीड प्लांट्स को इन्होंने 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है, जिसमें एक क्लास का नाम है डाइकोटिलिडनी, दूसरी का जिम्नोस्पर्मी और तीसरी का मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी के अंदर उनके सीड्स में 2 कोटिलिडन्स होते हैं और जिम्नोस्पर्मी के अंदर जो सीड होता है वह सीड पेरिकार्प से ढका नहीं होता है और मोनोकोटिलिडन के अंदर जो सीड होता है उसमें 1 कोटिलिडन होता है। इन्होंने डाइकोटिलिडन को 3 सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है, जिसमें एक को पॉलीपेटली, दूसरी को गेमोपेटली और तीसरी को मोनोक्लेमाइडी के नाम से जाना गया है। इन्होंने पॉलीपेटली को 3 सीरीज में क्लासिफाई किया है,
एक को थैलेमीफ्लोरी के नाम से जाना गया है, दूसरी को डिस्कीफ्लोरी और तीसरी को कैलिसिफ्लोरी। इसी प्रकार से गैमोपेटली को भी इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया है। एक को इन्फेरी नाम दिया है, दूसरी को हिट्रोमेरी और तीसरी को बाइकार्पेलेटी नाम दिया है। इसी प्रकार से तीसरी सब क्लास मोनोक्लेमाइडी को भी इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया है। पहली सीरीज है कर्वेम्ब्री, मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से पहली सीरीज है कर्वेम्ब्री, दूसरी मल्टी ओवलिटी एक्वेटेसी, तीसरी मल्टी ओवलिटी टेरिस्ट्रेसी और चौथी माइक्रोएम्ब्री, पांचवी डेफनेल्स, छठी एक्लामाइडोस्पोरी, सातवीं यूनिसेक्सुअल्स और आठवीं ऑर्डिनी एनिमेली के नाम से जानी गई है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म को 3 फैमिलीज में या कुलों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन को विस्तार से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली हम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं। मोनोकोटिलिडनी को इन्होंने 7 सीरीज के अंदर क्लासिफाई किया है, जिसमें से पहली सीरीज है माइक्रोस्पोर्मी, दूसरी एपिगाइनी, तीसरी कोरोनरी, चौथी कैलिशनी, पांचवी नुडीफ्लोरी, छठी एपोकार्पी और सातवीं ग्लूमेसी। इस प्रकार से इस वर्गीकरण की ये एक सामूहिक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इस वर्गीकरण की हर एक जो पार्ट है उनके बारे में अलग से मैं ले रहा हूं, जिसमें से पहले हम बात करेंगे सब क्लास डाइकोटिलिडेनी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनके बीजों में 2 कोटिलिडेंस होते हैं, और डाइकोटिलिडेनी के मेंबर्स को 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके फ्लावर्स के पेटल्स फ्री होते हैं या एकदम स्वतंत्र होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, और इसके अंदर 3 सीरीज आती हैं, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलिसिफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं, और इसमें पहले ऑर्डर की शुरुआत रेनेल्स से होती है और अंतिम ऑर्डर मालविल्स है। इसी प्रकार से डिस्कीफ्लोरी के मेंबर्स का जो फ्लावर्स होते हैं ये भी हाइपोगाइनस होते हैं, और इनकी जो ओवरी होती है ये इसके आधार पर चारों तरफ से नेक्ट्रीफेरस ग्लैंड्स होती हैं जो चारों तरफ ओवरी के बेस पर घिरी हुई रहती हैं। इसका पहला ऑर्डर जिरेनियल्स आता है, लास्ट ऑर्डर सेपेंडिल्स आता है। इसी प्रकार से कैलिसिफ्लोरी के अंदर जो उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके फ्लावर्स पेरिगाइनस होते हैं, कभी कभी ये एपिगाइनस होते हैं। इनका पहला ऑर्डर रोजेल्स है और लास्ट ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स है। इसी प्रकार से दूसरी सब क्लास है गैमोपेटली। गैमोपेटली में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी फ्लावर्स के अंदर पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी 3 सीरीज आती है। पहली सीरीज इनफेरी, जैसे नाम से स्पष्ट है, इनकी जो ओवरी होती है इन्फीरियर होती है। इनका फर्स्ट ऑर्डर रूबियल्स आता है और लास्ट ऑर्डर एस्ट्रेल्स आता है। दूसरी सीरीज है हिट्रोमेरी। हिट्रोमेरी के अंदर प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी ओवरी सुपीरियर होती है, और इनके जो स्टेमन्स होते हैं वे अनेक होते हैं या पेटल्स की संख्या के डबल होते हैं, दुगने होते हैं, और इनका जो कार्पल होता है या अंडप होता है या गाइनोशियम होता है उसके अंदर 2 से ज़्यादा कार्पल होते हैं। इनके अंदर पहला ऑर्डर इरिकेल्स के नाम से जाना गया है और अंतिम ऑर्डर प्राइमोलेल्स के नाम से जाना गया है। इसी प्रकार से बाइकार्पेलेटी सीरीज के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी सुपीरियर होती है और इनके स्टेमन्स से पेटल्स की संख्या से या तो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, और इनमें कार्पल्स की संख्या 2 होती है। इनका पहला ऑर्डर जिरेनियल्स आता है और लास्ट ऑर्डर लेमियल्स आता है। इसी प्रकार से तीसरी जो सब क्लास है जिसे मोनोक्लेमाइडी के नाम से जाना गया है, इसके अंदर मेनली उन मेंबर्स को रखा गया है जिनके अंदर पेटल्स एब्सेंट होते हैं, और इसको 8 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली सीरीज कर्वेम्ब्री, जिसे नाम से स्पष्ट है
इनका एम्ब्रियो कर्व्ड होता है या मुड़ा हुआ होता है और इसमें एक ही ओव्यूल होता है, इसकी ओवरी में एक ही बीजांड होता है। इसी प्रकार से दूसरी चीज मल्टी ओव्यूलिटी एक्विटेसी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर ओव्यूल्स की संख्या अनेक होती है और ये प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। तीसरी सीरीज है मल्टी ओव्यूलिटी टेरेस्ट्रेसी, जैसा यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर ओव्यूल्स की संख्या अनेक होती है और ये प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि स्थल पर या स्थलीय होते हैं या स्थल पर पाए जाते हैं। चौथी सीरीज का नाम है माइक्रो एम्ब्री, यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, यानी कि इनका भ्रूण काफी छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। डेफनेल्स, डेफनेल्स के अंदर उन मेंबर्स को रखा गया है जिनके अंदर कार्पल की संख्या एक होती है और ओव्यूल की संख्या भी एक ही होती है। छठी सीरीज है एक्लेमाइडोस्पोरी। एक्लेमाइडोस्पोरी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी इंफीरियर होती है और यूनिलोकुलर होती है, जिसमें 1 से लेकर के 3 तक ओव्यूल होते हैं। सातवीं सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स, ये भी जैसा नाम से स्पष्ट है, इनके मेंबर्स के जो फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं। आठवीं सीरीज है ऑर्डिनिस एनोमेली। ऑर्डिनिस एनोमेली के अंदर उन फैमिलीज को रखा गया है जिनका रिलेशनशिप अनसर्टेन है या अनिश्चित है, जिनका आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं है। फिर आती है दूसरी क्लास जिसे हमने जिम्नोस्पर्मी कहकर के पुकारा है। जिम्नोस्पर्मी जैसा हमने पहले स्पष्ट किया है, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मी मीन्स सीड, यानी कि इन प्लांट्स के जो बीज होते हैं नग्न होते हैं, विदाउट पेरिकार्प होते हैं या इनमें ओवरी नहीं पाई जाती है। इन प्लांट्स को बेंथमन हुकर ने 3 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें एक को नाम दिया नीटेसी, दूसरे को कॉनिफेरी और तीसरे को साइकाडेसी। नीटेसी में नीटम एफिड्रा आता है, कॉनिफेरी के अंदर पाइनस आता है, साइकाडेसी के अंदर साइकस या साइकड्स आते हैं। तीसरी क्लास है इसे मोनोकोटिलिडनी कहा गया है। मोनोकोटिलिडनी नाम से स्पष्ट है, इनकी प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है। इसे पुनः 7 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली सीरीज है माइक्रो स्पर्मी। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, स्पर्मी मीन्स सीड, यानी कि इनके बीज काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी ओवरी इंफीरियर होती है। एपीगाइनी, एपीगाइनी मीन्स इनका जो गाइनोशियम होता है या ओवरी होती है ये भी इंफीरियर होती है, लेकिन इनका जो सीड होता है काफ़ी बड़ा होता है। कोरिनेरी, कोरिनेरी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी सुपीरियर होती है और इनके पेरियंथ पेटलोइड होते हैं। पेरियंथ मीन्स यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला या सेपल या पेटल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, यहाँ पर एक सामूहिक यूनिट होती है, इसे पेरियंथ परिदल कहते हैं। ये पेटल्स की जैसे कलर वाले होते हैं, दलों की जैसे रंगीन होते हैं। देन कैलीसिनी, कैलीसिनी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी सुपीरियर होती है और पेरियंथ सेपेलोइड होते हैं या सेपल्स की जैसे होते हैं, बाह्य दलों की जैसे होते हैं। जिस प्रकार से बाह्य दल ग्रीन कलर के होते हैं, हरे होते हैं, उसी प्रकार से इनके जो पेरियंथ होते हैं, परिदल होते हैं, ये भी ग्रीन कलर के होते हैं। 5वीं सीरीज आती है नोडीफ्लोरी। इसके अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी सुपीरियर होती है और इनका पेरियंथ नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें इनमें पेरियंथ एब्सेंट होता है। 6ठी सीरीज आती है एपोकार्पी। एपोकार्पी भी नाम से स्पष्ट है, एपो मीन्स इनकी कार्पल्स होते हैं, वे फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। 7वीं सीरीज ग्लूमेसी के नाम से जानी गई है। इसके जो पेरियंथ होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, इसके लाइक सल्कनुमा होते हैं या काफ़ी होते हैं, एकदम सूक्ष्म होते हैं।
अब हम चलते हैं बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की मेरिट्स के बारे में या इसके गुणों के बारे में। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है ये अपने आप में नेचुरल सिस्टम है जो इसकी अच्छाई है और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है, सूटेबल है। तीसरी अच्छाई है इसकी कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन में डाइकोट्स को मोनोकोट से पहले रखा गया है जो अपने आप में बहुत सही है। चौथी इसकी विशेषता है कि इसे क्लासिफिकेशन को न सिर्फ हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, इवन पूरी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक्सेप्ट किया गया है, यूएसए में एक्सेप्ट किया गया है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेप्ट किया गया है और वहाँ की जो हर्बेरिया हैं, पादपालय हैं, उनके अंदर प्लांट्स का जो अरेंजमेंट है इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। पांचवी स्पेशलिटी इस क्लासिफिकेशन की है कि यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन का जो निर्माण है काफ़ी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन या तुलनात्मक अध्ययन करके इसको किया गया है और इसी कारण से इसको जेनेरा को फेनेरोगैम्स के नाम से जाना गया है। इस कारण से इसको फेनेरोगैम्स नाम देना अपने आप में काफ़ी उचित है। और ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन, सीड प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सातवीं विशेषता इसका जो स्पेशल फीचर है ये है कि इसके अंदर जो सीरीज है डिस्कीफ्लोरी को शामिल किया गया है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और दूसरे जो कई ग्रुप्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वह एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स के आधार पर किया गया है, ये भी इसकी अच्छी बात है। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर शुरुआत के अंदर रेनेल्स ऑर्डर को रखा गया है जो कि प्रिमिटिव ऑर्डर है, ये भी इसकी अच्छी बात है। फिर आते हैं हम इसकी डीमेरिट्स, अवगुणों के बारे में या दोष के बारे में। हालांकि हम बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की अवगुणों की बात करें तो अपने आप में तर्क संगत नहीं होती है, क्योंकि जिस समय बेंथम एंड हुकर ने ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उस समय डार्विन का जैविक विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित ही हुआ था, इसलिए फाइलोजेनी की शुरुआत उस समय नहीं हुई थी। इसलिए क्लासिफिकेशन फाइलोजेनिटी के बेस पर है ही नहीं। लेकिन यदि इसे हम फाइलोजेनेटिक बेसिस पर मानते हैं तो इसके अंदर कई अवगुण हम देख सकते हैं और उन अवगुणों के अंदर पहला अवगुण है इसका कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर जिम्नोस्पर्म को डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में रखा है, ये अपने आप में असंगत है। दूसरा अवगुण है कि इसके अंदर जो ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म है ये किस प्रकार से हुआ है, इसके अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट दिखाई नहीं देता है। तीसरा इसका अवगुण है कि इसके अंदर मोनोकोट्स की जो ओवरी की पोजीशन है और इनके पेरियंथ का कैरेक्टर है ये अपने आप में ऑर्डर्स के केस में, कुछ ऑर्डर्स के केस में अनजस्टिफाइड है। चौथा अवगुण है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्किडेसी फैमिली या साइटामिनी फैमिली, इन फैमिली को काफ़ी पहले दे दिया गया है मोनोकोट्स में, जो अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि ऑर्किडेसी फैमिली मोनोकोट्स की ऐसी फैमिली है जो काफ़ी एडवांस्ड है या इवोल्ड है, जिसे सबसे लास्ट में देना चाहिए मोनोकोट्स के, लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन में शुरुआत में ही दे दिया गया है, तो ये अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। पांचवा इसका अवगुण दिखाई देता है कि यहाँ पर डाइकोटिलिडन्स और मोनोक्लेमाइडिको जो माना गया है ये मोस्ट इवोल्ड माना गया है। मोनोक्लेमाइडिको डाइकोटिलिडन्स से मोस्ट इवोल्ड माना गया है और जो पोलीपेटली है उसको मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है, जो अपने आप में सही नहीं है। इसी प्रकार से गेमोपेटली को इन दोनों के बीच के अंदर रखा गया है, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है यह इवोल्यूशनरी ट्रेंड को दिखाई नहीं देता है या फॉलो नहीं करता है। छठा इस क्लासिफिकेशन का अवगुण है जो कई ऑर्डर्स या फैमिली से संबंधित है, जो अपने आप में दूर दूर स्थित हैं, वाइडली सेपरेटेड हैं, जो ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ
करेक्टर्स आर्बिट्री रूप में या त्रुटि रूप में इन करेक्टर्स को सिलेक्शन किया गया है, जिस कारण से जो फैमिलीज पास पास में होनी चाहिए उनकी पोजीशन दूर दूर हो गई है। इसी प्रकार से मोनोक्लेमाइडी को आर्टिफिशियल ग्रुप के रूप में रिगार्ड किया गया है। ये इसका अपने आप में एक ड्रॉबैक है इस क्लासिफिकेशन का। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर मोनोक्लेमाइडी के अंदर ऐसे ऑर्डर्स और ऐसे फैमिलीज को रखा गया है जिनकी एफिनिटीज आपस में दिखाई देती ही नहीं है, और उनको भी ऐसे रख दिया गया है जिनके अंदर बाइसीरिएट पेरियंथ होते हैं। जबकि इस मोनोक्लेमाइडी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर पेटल्स के साथ साथ में पेटल्स नहीं होते हैं लेकिन पेरियंथ होते हैं, तो इनको यहाँ पर और कहीं भी रखा जा सकता था। पॉलीपेटली के अंदर भी रखा जा सकता था या गैमोपेटली के अंदर भी रखा जा सकता था, जिनके अंदर दो दो चक्र हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मोनोक्लेमाइडी में रख दिया गया है। ये तर्कसंगत नहीं है। 8वां इसका ड्रॉबैक है कि इनके अंदर जो लिलिएसी फैमिली है इसका जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन इरिडेसी और अमारलेडिसी फैमिली से हुआ है, जो अपने आप में सही नहीं है। ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफीरियर ओवरी के कैरेक्टर्स के बेसिस पर हुआ है, इसलिए ये बिना किसी कंपैरेटिव स्टडी के इस प्रकार का सेपरेशन किया गया है, जो अपने आप में सही नहीं है। हालांकि बेंथम एंड हुकर सिस्टम के कई दोष हम देख सकते हैं जो इवोल्यूशनरी बेसिस पर बात करें, फाइलोजेनेटिक बेसिस पर बात करें, लेकिन ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी बेसिस पर है ही नहीं, ये मेनली नेचुरल सिस्टम है। और उस समय जो ये नेचुरल सिस्टम दिया गया है ये अपने आप में बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है। और यदि क्लासिफिकेशन में हम इसे बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की बात पॉजिटिव रूप में नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए या वर्गीकी विज्ञों के लिए अपने आप में दोषपूर्ण होगा, क्योंकि बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है ही नहीं, लेकिन लोग बाग इसे फाइलोजेनेटिक ढंग से देख करके इसके अंदर कमियां निकालते हैं, जो अपने आप में तर्कसंगत नहीं है। ये कमियां नहीं है, ये हम तुलनात्मक रूप में कह सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे गुण हैं। हो सकता है कमियां हर जगह पर हर वर्ग के अंदर मिल सकती हैं, लेकिन ये समय अनुसार कमियां दिखाई दे सकती हैं। इसलिए हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बेंथम हुकर से परिचय करवाया है और इनकी बुक से परिचय करवाया है, इनकी क्लासिफिकेशन की रूपरेखा से परिचय करवाया है और इनके शाब्दिक अर्थों से परिचय करवाया है और इसके गुण और अवगुणों से परिचय करवाया है। ये वीडियो आपका कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।